अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिटफाट, मज़े में खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। जी हाँ, आज का प्रोग्राम ज़ाहिर है कि प्रोग्राम हमने जब सुबह सुबह करना होता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि सुबह के आगाज़ के साथ एक नई इन्फॉर्मेशन से आगाज़ किया जाए, एक नई बात से आगाज़ किया जाए। बहुत से लोगों ने अपनी एक प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि आपने जो है वो बड़ी ही पर्सनल प्रॉब्लम शेयर की। और ये ऐसी प्रॉब्लम है कि जो लोगों को जो ऐसा कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि वो दूसरों को कितना जो है वो तकलीफ़ दे रहे होते हैं। एक बीमारी है जिसको कहते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको खराटे की बीमारी कहा जाता है। आपने अक्सर लोगों को अपने इर्द गिर्द, ख़ास तौर पे अपने शौहरों को या बीवियों को या बच्चों को या बूढ़ों को, दादा दादी को, नाना नानी को, कुछ ऐसी उम्र में, इसके कोई उम्र का हिस्सा नहीं है कि किसी एक उम्र के हिस्से के लोग जो है वो खराटे लेते हैं और बाकी नहीं लेते। खराटे क्या वाकई ही बीमारी में कंसीडर होते हैं? खराटे लेना या फिर ऐसे ही इसको जो है वो कहा जाता है कि ये बंदा बड़ा थक गया था, इसने आज बड़ा काम किया, इसलिए खराटे लेके पुरसकून नींद सो रहा है। ये खराटे इसलिए ले रहा है क्योंकि ये सुकून में है। अब आपकी जो ये मिथ्स हैं या आपकी ये जो आइडियोलॉजी है कि ये सुकून से सो रहा है, क्या डॉक्टर्स इस चीज़ को मानते हैं कि ये बंदा सुकून से सो रहा है जो खराटे ले रहा है? क्या खराटे लेना बीमारी नहीं है? क्या खराटे लेने से इंसान को ये फील नहीं होता कि वो सोने में उसको दिक्कत महसूस हो रही है? या फिर खराटे जो है वो वाकई थके हारा इंसान जो है वो मज़े से खाबे खरगोश के मज़े ले रहा होता है? ये बात आज हम करेंगे। ये कराटा जो भी है, ये खराटे हैं क्या, इनकी अलामात क्या है? और मैं अक्सर यही कहती हूँ कि जो खराटे लेने वाले लोग हैं ना, वो दूसरों को जिस अजियत में मुब्तला करते हैं, इसमें अगर आप देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे अब्रॉड्स में तलाक़ें हो जाती हैं मियाँ बीवी के दरमियान कि जी मेरे मियाँ जो है वो खराटे लेते हैं और मैं रात को सो नहीं पाती, या मेरी बीवी खराटे लेती है और मैं सो नहीं पाता, जिसकी वजह से मैं इसके साथ नहीं रह सकता। कोई वजूहात नहीं होती, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन खराटे लेना एक ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है मियाँ बीवी के रिलेशन में, या फिर बच्चों या माँ के रिलेशन में, या फिर बड़ों और बच्चों के रिलेशन में, कि जिसमें अगर कोई बड़ा आपके साथ सो रहा हो और खराटे लेने वाला बंदा सो रहा हो तो आप सो नहीं सकते। अच्छा जी, इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही प्रोफेशनल, इंतहाई जो है वो अच्छे डॉक्टर। इंतहाई अच्छे मैंने इसलिए बोला है कि वो पहले भी मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं और आपने उनका प्रोग्राम बड़ा पसंद किया। बड़े तफसीलन जवाब देते हैं, बहुत ही कमांड रखते हैं, और आज जो ये टॉपिक निकाल कर लेकर आए हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करती हूँ इस चीज़ पे कि वाकई बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, क्योंकि ये हर घर का मसला है। हमारे साथ है जी डॉक्टर तारिक अली शेख, ENT सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, ये आपके पास ये प्रॉब्लम लेके लोग आते हैं कि खराटे क्या है, इसकी अलामात क्या है? पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं। खराटे एक ऐसी पाकिस्तानी बीमारी है, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये एक ऐसी प्रॉब्लम है। आप इसको बीमारी कंसीडर करेंगे या आप इसको एक सिर्फ प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे? क्या कहते हैं आप, ये क्या है? फिर मैं आगे अगले सवाल पे चलती हूँ। थैंक यू सो मच, इट्स प्लेजर टू मीट यू। जैसे आपने कहा कि खराटे, जिसे हम कहते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम। अच्छा, अगर आप अल्फाज को देख लेंगे, स्लीप एपनिया सिंड्रोम, ये वो लोग हैं जो रात को सोते वक्त सांस बंद हो जाता है और वो उठ जाते हैं। बुनियादी तौर पे जब भी रुकावट होती है, सांस की नाली सिकुड़ जाती हैं, या उनकी नाक बंद हो जाती है, या तालू में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या किसी भी वजूहात की वजह से उनकी फ्रेश ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं जाती। जब दिमाग तक नहीं जाती तो अल्टीमेटली उनका दिल पे उसका इफ़ेक्ट आ जाता है, पूरी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट आ जाता है। ऐसे पेशेंट रात को मुंह खोल के सोते हैं, बार बार खराटे लेते रहते हैं। अक्सर इनको वॉशरूम जाना पड़ता है। अक्सर वो बार बार उठने की वजह से जब वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो अनईजी फील करते हैं, अपने आप को ना अनकंफर्टेबल फील, वो थके से अपने आप को। क्यों? कि रात को जो फ्रेश ऑक्सीजन ब्रेन पे पहुंचनी थी वो प्रॉपर पहुंची नहीं है, किसी भी वजूहत की वजह से सुबह सवेरे वो अपने आप को ना बड़ा अनईजी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि स्लीप एपनिया सिंड्रोम, जो रात को बार बार उठ जाए सांस की रुकावट की वजह से। अच्छा, ये स्लीप एपनिया सिंड्रोम जो है ये एक बीमारी है, राइट? और ये जो बीमारी है ये मर्दों में ज़्यादा देखने में आती है कि मर्द जो है
अब ये मैं इसमें जो है वो परसेंटेज की बात नहीं करती, इसमें आप ज़्यादा इसको जो है वो परसेंटेज कर सकते हैं कि ख़वातीन या मर्द या बच्चे, क्योंकि हम छोटे बच्चों को भी देखते हैं कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो खराटे बहुत लेते हैं और वालिदैन उससे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, या वालदा जो साथ माँ होती है वो डिस्टर्ब होती है। लेकिन ये मर्दों में बहुत ज़्यादा बीमारी देखने में आई, इसकी वजूहात क्या हैं? ये कौन सी बीमारियों के सिम्टम्स को जाहिर करती हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं? बुनियादी तौर पे जो सबसे जो मोस्ट कॉमन काज है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज दैट इज़ ओबेसिटी, मोटापा का होना। दूसरे नंबर पे है उसकी नाक की वजह से, तालू की वजह से, ज़ुबान की वजह से, या सांस की नाली सिकुड़ने की वजह से। अगर वो नाक की हड्डी टेढ़ी है या नाक में गुदूद वगैरह बने हुए हैं, या वहाँ पे कोई गोश्त बढ़ा हुआ है, या तालू जिसे हम यूला कहते हैं, पैलेट कहते हैं, या वो साइज उसकी बढ़ जाए या वो गिर जाए वहाँ पे टंग के ऊपर, उसकी वजह से, या ज़ुबान की साइज बढ़ जाए, या सांस की नाली जो है ना वो सिकुड़ जाए। जहाँ पे भी कहीं पर रुकावट होगी मोटापे की वजह से, इनकी वजह से, तो अल्टीमेटली ब्लॉकेज हो जाएगी। ब्लॉकेज हो जाती है तो ब्लड में ऑक्सीजन सिचुएशन कम हो जाती है, वो ब्रेन पे नहीं पहुँचती। ब्रेन पे नहीं पहुँचती तो ये सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं कि पेशेंट थका थका सा होगा, उसको सुबह अर्ली मॉर्निंग शदीद किस्म का सर में दर्द होगा, और वो बैठे बैठे उसको नींद आना शुरू हो जाएगी। ये वो पेशेंट है जो बाइक चलाते हैं, बाइक पे उनको नींद आना शुरू हो जाती है, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी पे उनको नींद आना शुरू हो जाती है। उन पेशेंट्स में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये पेशेंट होते हैं जिनको मेमोरी लॉस के चांसेस होते हैं, याददाश्त पे उसका काफ़ी उसका इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, वेस्टर्न कंट्री में जैसा आपने लिखा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज है मेमोरी लॉस करते हैं। बिल्कुल ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज है वेस्टर्न कंट्रीज में डाइवोर्स। ये मोस्टली उसकी वजह से हो जाते हैं। मेल और फीमेल के बनस्पत मेल में ज़्यादा होते हैं, फीमेल में वो जो स्पेशली डिप्रेशन में होती हैं, फीमेल जो एंजाइटी में होती हैं, जो स्ट्रेस में होते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिनमें हाइपोथायराइडिज्म हो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, या जिनमें मल्टीनोड्यूलर गोइटर हो, गिलड़ हो, उसमें गिल्टियाँ बन गई हो, उसमें भी ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। थायराइड का जो पेशेंट है वो लाजमी खराटे लेगा। डॉक्टर साहब ये हम मान सकते हैं कि थायराइड पेशेंट जो है उसको खराटे लाजमी आएंगे, क्योंकि जाहिर है कि वो ऑलरेडी उसको सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, उसको थायराइड का प्रॉब्लम है। अक्सर मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो थायराइड पेशेंट है और वो कन्वर्टेड है, मतलब कि उनके जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ चल रही है। जेनेटिकली क्या थायराइड जो है वो डिस्प्ले करता है, जैसे कि शुगर डिस्प्ले करती है, जैसे कि जो है वो और बीमारियाँ, कि अगर किसी को जो है वो हाई ब्लड प्रेशर हो तो कहा जाता है कि आपके कोई पीछे जो है वो सारी हिस्ट्री देखी जाती है, तो ये भी इसी तरह से जो है वो सर्कल करता है। जी आपको पता है आपके साथ मैंने पिछला प्रोग्राम जो है वो थायराइड पे किया था और हमने बड़ा उसको इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम किया था, लोगों ने उसे बड़ा पसंद किया था। तो ये जरा इसका जरा क्लियर कर दें। जी इडियोपैथिक जैसे कहते हैं कि जी द काज इज अननोन, ये भी एक उसके काज में आता है। चाहे जेनेटिकल फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है जो स्लीप एप्निया सिंड्रोम में प्री डिस्पोजिंग करती है। मगर जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज है वो है ये सांस की नालियों का सुकड़ जाना, तालू की साइज़ का बढ़ जाना, ज़बान की साइज़ का बढ़ जाना, नाक में कहीं रुकावट हो। मगर सबसे जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज दैट इज़ ओबेसिटी। जहाँ तक बच्चों के ताल्लुक है उसमें टॉन्सिल की साइज़ बढ़ जाती है, या नाक के पीछे गुदूद होता है जिसे हम कहते हैं एडिनॉइड, उसकी साइज़ का बढ़ जाना, उसकी वजह से भी ये स्लीप एप्निया सिंड्रोम होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, क्या ये खराटे लेने वाले लोग दूसरों के लिए जितने ख़तरनाक होते हैं, कहीं ऐसा हो सकता है कि ये खराटे जो है वो खुद उनकी जान के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो? क्योंकि खराटे लेते हुए अचानक से लोगों की आवाज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं और एट दी एंड वो खराटे इतने पीक पे पहुंचते हैं कि इंसान खुद ही अपने खराटों से जो है वो जाग जाता है और परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ। बिल्कुल ठीक है आपने। ये बुनियादी तौर पे खराटे जो हैं वो अपने आप के लिए पूरी बॉडी के लिए नुकसानदेह है जी। खराटे आइज के लिए इफेक्ट, ब्रेन के लिए इफेक्ट, बॉडी के लिए इफेक्ट, कार्डियक के लिए इफेक्ट। ये वो लोग हैं जो रात को ठीक ठाक सो जाते हैं और सुबह सवेरे उठ ही नहीं पाते, वो हमेशा हमेशा के लिए हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉक्टर्नल डेथ। रात को ऑक्सीजन सिचुएशन की कमी की वजह से अच्छा ब्रेन पे उसका मुसलसल इफेक्ट पड़ा रहता है, कार्डियक पे उसका मुसलसल इफेक्ट आता है। अल्टीमेटली वहाँ पे कार्डियक
फिब्रिलेशन, कार्डिक एरिथमियास, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के चांसेस होते हैं, कार्डिक अरेस्ट हो जाती है, इवन डेथ हो जाती है। तो कहते हैं क्यों कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है जो इग्नोर्ड कंडीशन है, जिसको लोग नजरअंदाज कहते हैं कि जी आम खराटे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, मगर इनमें कार्डिक की कॉम्प्लिकेशन है कि जी दिल की साइज बढ़ जाएगी, ये पेशेंट की दिल की धड़कन तेज़, घबराहट, पसीने आते रहेंगे, उनको आए दिन दिल पे चेस्ट पेन फील होता रहेगा और रात को सोए सुबह को उठे ही नहीं बिकॉज ऑफ कार्डिक अटैक। इसका उस पर इफेक्ट आता है, बॉडी पे इसका इफेक्ट आता है कि ये पेशेंट जो है ना ये यानी कि बैठे बैठे उनकी नींद आना शुरू हो जाती है, वो अपने आप को ना बड़ा थके थके से महसूस करते रहते हैं। अच्छा, आए दिन वो उबासी जो है ना मुसलसल उनको आती जाती रहती है। अच्छा, कहीं पे भी उसकी ना दिल नहीं लगी होती, उसकी ना कंसंट्रेशन ठीक नहीं रहती, उनकी मेमोरी पावर पे उसका बॉडी पे उसका इफेक्ट रहता है। ऐसे पेशेंट की ब्लड प्रेशर वो अनकंट्रोल्ड, अच्छा शुगर उनकी अनकंट्रोल्ड, जो थायराइड है वो उनका अनकंट्रोल रहता है, पूरा सिस्टम जो उसका इफेक्ट करता है, तो ब्रेन पे, बॉडी पे, हार्ट पे पूरा का पूरा उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड, दे शुड कंसल्ट हिज ट्रीटिंग कंसल्टेंट एंड दे शुड बी मैनेज्ड। कैसे किया जाता है कि ये खराटे की बीमारी जो है वो एक स्लीप एपनिया सिंड्रोम है, और इसको जो है वो आप जब डायग्नोसिस देते हैं तो कौन कौन सी जो है वो चीज़ें, कौन कौन से सिम्टम्स जो है सामने रखते हैं? बुनियादी तौर पे हम एक तो ना फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी करते हैं। फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी जो हम कैमरा नाक से जिसमें हम देख लेते हैं, अच्छा। नाक की हड्डी बड़ी हुई है, नाक के गुदूद हैं, या नाक के पीछे कोई मांस पड़ा हुआ है या गोश्त बड़ा हुआ है, या तालू की साइज बढ़ी हुई है, ज़बान की साइज बढ़ी हुई है, ज़बान और तालू के दरमियान सांस की कितना स्पेस है, अच्छा नीचे जाके सांस की नाली में कितनी रुकावट है, वहाँ पे कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, तो उसके लिए हम फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी या जिसे हम कहते हैं 70 डिग्री एंडोस्कोपी वो हम करा लेते हैं। दूसरा आता है स्लीप स्टडी जिसे अच्छा। हम कहते हैं पोलीसोमनोग्राफी। अच्छा, इसमें पेशेंट को ना हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, आपने एडमिट किया और आपने उसको ऑटोमेटिक मशीन के तौर पे स्लीप जो मशीन होती है उसके थ्रू आपने सर से लेकर पाँव तक पूरी एक्टिविटी आप देख लेते हैं उसमें। अच्छा, पेशेंट की दिमाग की एक्टिविटी, दिल की एक्टिविटी, ये ब्लड सर्कुलेशन से जो है वो आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल है और कहाँ पर हाई है और कहाँ पर लो है, ये फैक्ट्स होते हैं। हाँ, यानी कि वो स्लीप स्टडी जो है ऑटोमेटिक मशीन है जो यानी कि पेशेंट को लगाई जाती है और पेशेंट को स्ट्रेस लेवल जो है वो आपको बता देती है ना कहाँ पे ज्यादा आ रहा है। उसमें पूरी बॉडी में जितनी भी यानी कि दिमाग की एक्टिविटी, दिल की एक्टिविटी, सांस की एक्टिविटी, अच्छा ऑक्सीजन सेचुरेशन बॉडी में कितनी है, अच्छा ब्लड प्रेशर उसका कितना है, इसी में जो ECG चेंजेस वगैरह है वो, पल्स ऑक्सीमीटर बॉडी में, यानी कि A to Z सारी चीज़ें आपको ना ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें बता देती हैं। उस लिहाज से हम असेस कर लेते हैं आया ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। मीन्स अगर सांस का बंद होना एपनिक एपिसोड से अगर 1 घंटे में 3 से 4 दफ़ा अटैक हो जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मगर कहते हैं कि 5 से 15 दफ़ा सांस बंद हो जाता है एक यानी कि घंटे में तो ये मॉडरेट है, अगर 15 से 30 टाइम ये हो जाता है तो ये सीवियर कंडीशन है। तो हमने फिर असेस करना होता है कि ये माइल्ड स्टेज में है, मॉडरेट स्टेज में है या सीवियर स्टेज में है। ये आप कैसे जो है वो करते हैं, ये मशीन बताती है? हाँ, वो आपकी ना जो हम पोलीसोमनोग्राफी करते हैं, या फिर बीवी बताती होगी या फिर शौहर बताता होगा? हाँ, वो तो असल में आपने मशीन बताती होगी कि भाई ये सोयर कंडीशन है या माइल्ड कंडीशन है या क्या जो है वो किस लेवल पे जो है वो इस टाइम पेशेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि या तो जो ये बर्दाश्त कर रहा होता है खराटे किसी के वो बता सकता है या फिर वो मशीन बता सकती है। बिल्कुल जैसे आवाज़ खराटे वाले पास वाले सुन लेते हैं, एक वो स्टेज आ जाती है। दूसरी स्टेज ये है कि आपका साथ वाला जो कमरा है वो वाले आवाज़ आपको ऐसे खराटे होती है, लोग साथ वाले कमरे में जा रहे होते हैं। बिल्कुल तीसरी स्टेज है जो आपके पड़ोस वाले इवन आवाज़ महसूस करते हैं खराटों का। ओह माय गॉड, वो आपकी एक स्टेज में चले जाता है कि इवन पड़ोस वाले पे आपकी ना आवाज़ महसूस करते हैं। इट्स अ सीवियर कंडीशन जिसमें आपके नेबर दे कैन फील का आपको खराटे आ रहे हैं। अच्छा, सर्दियों में क्योंकि बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है ना, तो सर्दियों में जो खराटे लेने वाले लोग हैं ना उनका सब पूरे इलाके को पता होता है कि कहाँ से खराटों की आवाज़ें जो है ना वो आ रही होंगी, किस घर से आ रही होंगी। अच्छा, ये मजाक वाली बात नहीं है, ये बहुत सीरियस नोट पे आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। ये खराटे लफ्ज़ ही ऐसा है कि इसको सुन के या देख के जो है समझ के जो है ना बंदे को हंसी आ जाती है, बट ये हंसने वाली बात नहीं है। जिसको भी ये प्रॉब्लम चल रहा है, इट्स अ स्वेयर प्रॉब्लम,
और इसका फौरी तौर पे हल करवाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ऑपरेशन ही इसका वाहिद हल है? ऑपरेशन किया जाता है या विदाउट ऑपरेशन भी इसको जो है वो ठीक कर दिया जाता है अगर किसी को खराटे लेने की बीमारी है? उसमें दो चीज़ें हैं। एक हम कहते हैं कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जो बगैर ऑपरेशन की चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जिसमें 70-80% जो लोग हैं, द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज दैट इज़ ओबेसिटी, मोटापा। अगर मोटापे को कंट्रोल किया जाए, इसमें 80-90% चांसेस होते हैं कि चीज़ें सेटल हो जाती हैं। ओके। उसमें पेशेंट को हम कहते हैं कि आपकी 7 से 8 घंटे की नींद वो आपकी पूरी होनी चाहिए। आप अर्ली मॉर्निंग आप कम से कम 30 to 40 मिनट्स आपकी वॉक हो, आपकी योगा हो, आपकी एक्सरसाइज हो। आपने स्ट्रिक्ट अवॉइड करना है कि आपने कोल्ड ठंडी चीज़ें, उसमें बेशक आपकी कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, ठंडा पानी आ जाता है, आपके लिए आइसक्रीम आ जाती है, वो आपके लिए बिल्कुल बंद, अवॉइड करें। ठीक है। ऑयली चीज़ें, चाहे पराठे हो गए, चाहे आपकी बिरयानी वगैरह हो गई, उनसे आपने टिक्के कबाब, उनसे आपने अवॉइड करना है। पाकिस्तानी कहते हैं तड़का लगा के दो भाई, सालन तो बगैर तड़के के पसंद ही नहीं है, और कबाब और मलाई बोटियां और साथ में टिक्के सब चल रहे होते हैं ना, वो चटपटा जो है वो चटखारा ना हो तो फिर कंप्लीट नहीं होता। इवन मैंने मर्द हजरात को देखा है डॉक्टर साहब कि वो ख़वातीन की तरह खाना खाना पसंद करते हैं। उनमें ख़वातीन वाली खूबियाँ होती हैं कि जैसे ख़वातीन चटखारेदार खाने पसंद करती हैं, ऐसे वो कहते हैं कि मिर्च मसाले वाले खाने हो, इतनी इतनी हरी मिर्चें डाल के खाने खा रहे होंगे। क्या ये सेहत के लिए ठीक है? क्या आप अपनी सेहत के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे कि एक तो आप जो है वो ओबेसिटी पेशेंट हो, आपका जो वज़न बढ़ रहा है, आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं, दूसरे आपको खराटे लेने की जो शदीद किस्म की बीमारी है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर तो एक तीसरी चौथी बीमारी क्रिएट कर देंगी, और फिर आपकी जो है वो डाइट भी ठीक नहीं है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ओबेसिटी, मोटापा, ये तमाम बीमारियों की जड़ है। यानी कि अगर ये चीज़ है तो आपके लिए चांसेस हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हो, आपके लिए चांसेस हैं कि आपको डायबिटिक हो, आपके लिए चांसेस हैं कार्डियक इश्यूज़ हो, आपके लिए चांसेस हैं कि आपको फालिज के अटैक हो, आपको चांसेस हैं कि गिलड़ आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा थायराइड के, आपको चांसेस हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह हो। अच्छा, खुदा ना खासा कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो उस ओबेस पेशेंट को उठाना, व्हील चेयर पर लेके जाना, हॉस्पिटलाइज होना, उनके लिए टेक केयर करना, आना जाना, वॉशरूम, मेडिकेशन, पूरी की पूरी चीज़ें आपकी सिस्टम दरम भरम हो जाता है। बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, थिन साइ, लीन साइ, स्लिम स्मार्ट साइ, उसकी टाइमली शुगर भी कंट्रोल हो जाती है, उसकी टाइमली ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है, उसकी टाइमली मैदे का प्रॉब्लम भी कंट्रोल हो जाता है, थायराइड का प्रॉब्लम वो भी कंट्रोल हो जाता है। ईच एंड एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल इफ यू कंट्रोल योर ओबेसिटी। तो इसी तरह मैंने कहा ना, कोल्ड, ऑयली, स्पाइसी, कार्बोनेटेड चीज़, मीठी चीज़, हम कहेंगे बेकरी के पास आप जाइए नहीं। जितनी भी आपके लिए मीठी चीज़ें हैं, स्वीट चीज़ें हैं, उनसे बिल्कुल आपने अवॉइड करना है। इस तरह जंक फूड, स्पाइसी फूड, इनसे आपने शॉर्मा जैसे ना, जिंगर, बर्गर, इन चीज़ों से स्ट्रिक्ट अवॉइड हो। सही। तो वंस यू कंट्रोल ये ओबेसिटी, यू विल फील कि ऑटोमेटिकली फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो पेशेंट है, उसका जिनके खुदा न खासा जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जिसके मैंने कहा था कि उनमें जी बच्चों में खराटे बहुत ज़्यादा और एडिनोइड के प्रॉब्लम हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चों की ना अक्सर स्कूल में, एकेडमी से कंप्लेन आती है कि डॉक्टर साहब बच्चे ना मुंह खोल के सोते हैं या खराटे वगैरह, वो क्लास में अनअटेंटिव हैं, डल हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो जब भी एलडी यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में सुनना पड़ता है उसको। जब भी हम बोलते हैं तो बार बार उनको ना बोलना पड़ता है, बार बार उनको कहना पड़ता है, और वो थोड़े अनअटेंटिव है, डल से हैं। तो देखा जाता है कि बुनियादी तौर पर नाक के पीछे गुदूद है, एडिनोइड वो बढ़ा हुआ है, गले के अंदर टॉन्सिल्स हैं वो बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से कान और गले के दरमियान जो ट्यूब है वो ब्लॉक हुआ है। उसमें कान के पर्दे के पीछे जो है ना रेशा बलगम जमा हुआ है। तो इससे पे बच्चों की सर्जरी की जाती है। हम 2 से 3 माह तक मेडिकेट करते हैं, रिस्पॉन्ड आ गया, वेल एंड गुड ना हुआ तो ऐसे पेशेंट को फिर नाक के पीछे एडिनोइड, उसकी सर्जरी की जाती है लेजर के थ्रू। अच्छा। टॉन्सिल की सर्जरी की जाती है, कान के पर्दे पे चीर आते कि वो ट्यूब निकाल दिया जाता है। इसी तरह ही बड़े होते हैं, उनमें नाक का प्रॉब्लम है तो एंडोस्कोपिकल सर्जरी की जाती है, नाक की हड्डी टेढ़ी वो सीधी की जाती है, या गुदूद होते हैं उसको एंडोस्कोपिकली फेस जिसे हम कहते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, आपने सर्जरी की जिसमें साइनस और नाक का फंक्शन बिल्कुल सेटल रहता है। अगर तालुका है तो लेटेस्ट टेक्निक के थ्रू हम
कहते हैं कि यूविलोप्लास्टी या यूविलोपेलेटोप्लास्टी या यूविलोपेलेटोफेरेंजियोप्लास्टी लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स है, जिसमें ज़बान और तालू के दरमियान जो स्पेस है सांस की रुकावट का वो ठीक हो जाता है, सांस बिल्कुल मोटर की तरह खुल जाता है। ज़बान की पीछे साइड बढ़ी हुई है तो उसको हम लेज़र से ऑपरेशन करते हैं, जिससे भी सांस उसका यानी कि ना बेहतर हो जाता है। जहाँ तक कंजर्वेटिव में एक दूसरी चीज़ भी है, मोटापे कंट्रोल करना, दूसरा डिवाइस आती है जिसे हम कहते हैं सी पेप बाई पेप। कोविड की वजह से ना मोस्ट कॉमन यूज आजकल हो रहे हैं, उसमें यानी कि ना आप मास्क की तरह लगाए जाते हैं रात के टाइम पे और पॉजिटिव एयरवे प्रेशर दिया जाता है मशीन के तौर पे, तो वो पेशेंट बड़ा पुरसुकून होकर ना रात को सो जाता है। उसको एयरवे प्रेशर मिलता रहता है, जितनी भी सांस की रुकावट है नाक से लेके यहाँ तक कहीं पे भी वो रुकावट सेटल हो जाती है और फ्रेश ऑक्सीजन लंग्स पे, ब्रेन पे, हेड पे पहुँचती है। ये पेशेंट जब भी सुबह सवेरे उठते हैं बड़े फ्रेश होते हैं, बड़ा इजी होते हैं। तो ये डिवाइस जो है दोनों हम कहते हैं कि आप या तो दिन को सोते हैं तो दिन को लगा के आप फिर उतार दें। अच्छा, रात को सोते हैं तो रात के टाइम पे आप उसको ना लगा दें, तो इससे चीज़ें जो है ना बहुत कंट्रोल में हो जाती हैं। कंट्रोल में हो जाती हैं। अच्छा, ये बच्चों में भी और बड़ों में भी जो ये खराटे की जो एक बीमारी आपने बताई है और इसको जिस तरीके से आपने डायग्नोसिस दिया है और साथ ही इसका इलाज भी बता दिया कि मोटापे की वजह से जो है वो ये बीमारी बढ़ती चली जाती है और अगर आप अपने जो है वो खाने पे, अपनी डाइट पे कंट्रोल कर लें तो ये बीमारी ऑटोमेटिकली आप में से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी। जैसे ही वज़न जो है वो गिरता जाएगा यानी कि कम होता जाएगा। ऐसा भी ना हो ना कि आप वज़न गिरा रहे हैं तो आप बीमार हैं या आपका। अच्छा, आपने कार्डिक की बात की कि ऐसे लोग कार्डिक पेशेंट होते हैं, उनके हार्ट पे इसका जो है वो फुली इफेक्ट होता है। ये ज़रा बताइएगा कि जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हो और खराटे की बीमारी भी उस साथ साथ चल रही हो तो क्या खुदा ना खास्ता ये खदशात होते हैं कि किसी भी टाइम सोते हुए भी उनका सांस रुक सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब रुकावट है, सांस बंद हो जाता है और सांस बंद होने की वजह से जब हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, उसके ऊपर मुसलसल प्रेशर पड़ा रहता है, मुसलसल प्रेशर होता है। मुसलसल प्रेशर की वजह से उसमें एबनॉर्मल काम करना होता है, टेकीकार्डिया होती है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, उसकी घबराहट स्टार्ट हो जाती है। अल्टीमेटली नॉर्मली जो जैसे 72 मेल की हार्ट बीट होती रहती है, फीमेल की 80, अगर वो 100 से ज़्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं टेकीपीनिया। फिर वो फिब्रिलेशन, वो 150-200 पे जब एक स्टेज आती है जिस स्टेज पे ओवर वर्कलोड हो जाता है कार्डियक के ऊपर तो उसकी साइज बढ़ जाती है। अल्टीमेटली जब मुसलसल ये प्रॉब्लम चलता रहेगा और कई महीनों से प्रॉब्लम चलता रहता है, उसमें नॉक्टर्नल डेथ के चांसेस होते हैं कि रात को पेशेंट ठीक ठाक सोया था और सुबह सवेरे उठ ही नहीं पाया। ऐसा होता है, कई पेशेंट्स के साथ होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है। वो पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब ठीक ठाक सोया हुआ था, हाँ। रात को हमने खाना खिला के वो सुकून से सो गया था, सुबह को उठा ही नहीं। तो बुनियादी तौर पे हुआ क्या था? बुनियादी तौर पे कार्डियक अरिथमिया हुई थी, कार्डियक अरेस्ट हुआ था, अल्टीमेटली डेथ हो गई थी। तो स्लीप एपनिया सिंड्रोम जो खराटे हैं, इट शुड बी टेकन एज ए सीरियसली, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। टाइमली यू शुड कंसल्ट योर ट्रीटिंग कंसल्टेंट, उसको टाइमली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, टाइमली ट्रीट होना चाहिए। जैसे दिमाग के, दिल के, बॉडी के, मेमोरी पे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के तमाम जो कॉम्प्लिकेशन है, सही बात, उससे प्रिवेंट किया जाए, उससे बचा जाए। ये स्लीप एपनिया सिंड्रोम जो बीमारी है खराटे लेने की, इंतहाई सीरियस बीमारी है, इसको मजाक में मत टालें। अगर आपके इर्द गिर्द किसी को भी स्लीप एपनिया सिंड्रोम है, खराटे लेने की बीमारी है, तो प्लीज़ उनको फौरी तौर पे डॉक्टर को चेक करवाएं। और ये क्योंकि डायरेक्ट टू इफेक्ट हार्ट, ये डायरेक्ट अटैक करती है हार्ट के ऊपर, तो इसलिए जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं, अगर उनको जो है वो खराटे लेने का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो अपने डॉक्टर से फौरी तौर पर रजू करें। इसको सीरियस लें, इसको मजाक ना समझें। आज का प्रोग्राम मेरा करने का मकसद भी यही है कि 2-3 हम जो चीज़ें हैं जो इन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही हैं, इसमें डेंगू फीवर भी है, इसमें हमारे पास जो वायरसेस हैं, अभी एक और वायरस की भी जो है वो तस्दीक होने जा रही है, जी हो चुकी है,
कि वो भी पाकिस्तान जो है वो आ गया है, इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, फिर यहाँ पर जो है एलर्जी की बीमारी बहुत ज़्यादा आ गई है। आपने देखा होगा जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं आपकी स्किन रफ और ड्राई होना शुरू होती है तो ऊपर एलर्जी शुरू हो जाती है, रेड स्किन हो जाती है, आप खारिश करते हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं स्किन के ऊपर। ये अक्सर लोगों को प्रॉब्लम है, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होती है। गर्म वार्म कपड़े पहनने की वजह से जो है वो आपको खारिश होना शुरू हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। ये एलर्जी क्या है, क्यों होती है? अक्सर औकात लोग ये कहते हैं कि किसी खाने की वजह से भी हो जाती है। कोई आप ऐसा जो है वो मीट ले लेते हैं जिसकी वजह से आपके जिस्म पे एलर्जी हो जाती है, कोई दवाई ऐसी ले लेते हैं। तो डॉक्टर साहब इसकी तस्दीक करेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा कि एलर्जी क्या है और इसको जो है वो ये क्या, इसका क्या नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एलर्जी ये हमारे सोसाइटी में वन ऑफ द कॉमन पैथोलॉजिकल साइन सिम्टम्स हैं पेशेंट को, कि वो पेशेंट जो सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और उनको छींकियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं, 8-8, 10 छींकियाँ, 15-15, 20-20 छींकियाँ मुसलसल आती रहती हैं। नाक से पानी आता रहता है, वो नाक से केरा गिरता रहता है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिबलिंग, वो केरा गले की तरफ गिरता रहता है। ऐसे पेशेंट को आंखों में खारिश होती है, गले में खारिश होती है, नाक उसका बंद बंद सा होता है, सर में उसका दर्द सा फील हो जाता है। ठीक है। और बड़े वो कॉन्शियस होते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे वो पेशेंट जिनको यानी कि मखसूस सीजन में हो, उसे हम कहते हैं सीजनल यानी कि राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है। अच्छा, वो पेशेंट जिनको पूरा साल हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, उसे हम कहते हैं पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है। तो ये एबनॉर्मल बॉडी का रिस्पांस है अगेंस्ट द एलर्जेंस, जो बॉडी का रिस्पांस होता है। हमारी बॉडी जो भी हमारी बॉडी में एलर्जन चले जाते हैं, बॉडी उसके ऊपर इफेक्ट जो भी होता है एबनॉर्मल इफेक्ट आ जाता है। एंटीजन हमारी बॉडी से एंटीबॉडी पैदा होती है, तो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलके एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन। वो जैसे स्टार्ट हो जाता है तो ये सारे साइन सिम्टम्स पेशेंट को स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ओके, सही। तो इसकी क्या, आप इसको ज़ाहिर कैसे होती है एलर्जी और इसके अलामात क्या हैं, किस तरह से जो पता चलता है कि ये एलर्जी ही है और इसका ये वाली फॉर्म है, ये इस किस्म की एलर्जी है? इतनी सारी तो फॉर्म्स हैं। तो ये एलर्जी की भी कोई वैक्सीनेशन होती है जो करवानी पड़ती है? एक तो वो एलर्जी होगी जिसमें छींकें आती हैं, एक वो एलर्जी होगी जो डस्ट एलर्जी है, एक वो एलर्जी होगी जो जिस्म पे पूरे जो है वो रेड कलर के दाने निकल आए और रेड से जो है वो निशान पड़ गए। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो एलर्जीज़ हैं जिनके आप नाम बता रहे हैं, तो डॉक्टर साहब इसकी कैसे ये अलामात कैसे ज़ाहिर होती है, क्या खाने से होता है, किस तरह ये नुमाया होती है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि बेसिकली वजह क्या होती है एलर्जी की, आखिर ये होती क्यों है? एक कहते हैं कि इडियोपैथिक, जी काज़ अननोन, कोई पता ही नहीं है। अच्छा, दूसरा कहते हैं कि जी फैमिलियल है, जेनेटिक के तौर पे पेरेंट्स में, फोर फादर्स में, अल्टीमेटली बच्चों में ट्रांसमिट जीन्स के तौर पे। ठीक है। वो भी एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है। बिल्कुल ठीक है। तीसरा कहते हैं एक्वायर्ड काजेज हैं। एक्वायर्ड काजेज जो मोस्ट कॉमन काज कहा जाता है, उसमें कहते हैं कि जी हाउस डस्ट माइट, जो घरों में डस्टिंग होती है उसमें छोटे छोटे डस्ट माइट्स होते हैं, वो केमिकल रिलीज करते रहते हैं। वो हमारी बॉडी में जैसे ही चला जाता है तो छींके, केरा, नाक बंद, गले में खारिश, तालू में खारिश, आंखों में खारिश, पूरे जिस्म में। तो वन ऑफ द काज दैट इज़ अ हाउस डस्ट माइट। कुछ वो भी पेशेंट होते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे ही हम किचन में चले जाते हैं, मसाले जैसे ही हम डाल देते हैं लंच में, डिनर पे, तो फ़ौरन हमें छींकियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ वे भी पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब घर में पेट्स हैं, उसके हम पास चले जाते हैं या उसको जो फीड करते हैं तो फ़ौरन छींकियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। कुछ वो भी होते हैं जो घरों में उनके यहाँ कारपेट वगैरह पड़े होता है, जी जी, और वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उनको एलर्जी की वजह से। बाद पेशेंट कहते हैं कि सर जब हम स्पेशली पार्क चले जाते हैं अर्ली मॉर्निंग वॉक पे या फैमिली के साथ बाहर हम चले जाते हैं, तो स्पेशली वाइट और पिंक किस्म के फ्लावर्स हैं, उसको जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ वो भी होते हैं कहते हैं सर स्पेशली हम जब बाहर जाते हैं, बाहर पब्लिक में जाते हैं, तो जब भी बाहर यानी कि स्मोक हो, बाहर यानी कि पॉल्यूशन हो,
तो जैसे ही हम उसके एक्सपोज हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ठीक है। कुछ पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब भी ना हम कोई ठंडी चीज़ खा लेते हैं, कोई तली चीज़ खा लेते हैं, कोई स्पाइसी चीज़ खा लेते हैं, कोई फास्ट फूड खा लेते हैं, तो फूड की वजह से मेरा मामला ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे कॉजेटिव फैक्टर्स हैं एलर्जन के, ये बॉडी में चले जाते हैं, बॉडी से रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और सारे साइन सिम्टम स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है। तो डॉक्टर साहब इसको फौरी तौर पे कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन है जो फौरी तौर पर जो है वो दे दी जाती है, और वो स्पेशली एक मेडिसिन ऐसी है जो हर बंदा जिसको जो है एलर्जी होती है वो फटाफट वो मेडिसिन जो है वो खा लेता है, जो पाकिस्तान में बड़ी ऑन एंड ऑन है, आपको तो पता ही है और वेल नोन अबाउट कि क्या जो मैं इस मेडिसिन का जिक्र कर रही हूँ। तो क्या इस तरह मेडिसिन हर किसी को एलर्जी की जो भी फॉर्म है, जो भी लेवल्स हैं, वो इस तरह वो मेडिसिन ले लेनी चाहिए? जैसे आपने एंटीहिस्टामिन की बात कह रही कि कोई एंटीहिस्टामिन अक्सर पेशेंट एविल ले लेते हैं, कोई रिजेक्स ले लेते हैं, कुछ भी, ठीक है ना, और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने लिया फिर फ़ायदा हुआ था हफ्ता 2 हफ्ता, फिर हमें दोबारा हो गए। अच्छा, फिर हमने 2-3 माह लिया, फिर हम दोबारा हो गया। तो ये लॉन्ग टर्म चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसमें जो एक्चुअली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो है कि आइडेंटिफाई द एलर्जेंस, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज दैट इज आइडेंटिफाई। आप आइडेंटिफाई करें कि बेसिकली पेशेंट को एलर्जी किस चीज़ से है। हम टेस्ट करा लेते हैं, जैसे IgE एंटीबॉडी वो टेस्ट करा लेते हैं, इस तरह एलर्जन टेस्ट होती है वो हम करा लेते हैं। ठीक है। तो ये टेस्ट कराने का प्रोवोकेशन टेस्ट होती है। अच्छा, मकसद ये होता है अगर बिलफर्ज पेशेंट को हाउस डस्ट माइट्स की वजह से, तो पेशेंट को कहते हैं कि आप घर में जो तकिया है, चादर है, पर्दे हैं, ठीक है ना, कपड़े हैं, जिनकी वजह से हो जाते हैं, तो आप अच्छी तरीके से इसको धूप में रखें। उसके बाद आप हॉट वाटर में इसको आप अच्छी तरीके से धो लें, अच्छी तरीके से वॉश कर लें, क्लीन करें, फिर आप उसको यूज़ करें। अगर आपको कारपेट की वजह से है तो डोंट यूज़ द कारपेट, आप उसको कारपेट को निकाल दें। अगर आपको पेट्स की वजह से हो जाता है, आप उसके साथ टच में होते हैं, उनको आप ले लेते हैं, तो पेट्स आपको करें। अगर आपको किचन में होता है तो यू शुड वियर द मास्क, आप दुपट्टा लेके फिर आप मसाले चीज़ें ये इस्तेमाल करें। अगर आप फील करते हैं कि आप वाइट और पिंक किस्म के फ्लावर्स हैं, उसके पोलन के इनहेल की वजह से हो जाता है, तो डोंट यूज़ दिस काइंड ऑफ फ्लावर्स। अगर आप फील करते हैं कि बाहर पॉल्यूशन की वजह से, स्मोक की वजह से, लाहौर में तो इस टाइम स्मोक जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी आई, प्रॉब्लम भी आई। पिछले दिनों इसका बहुत ज़्यादा जो है वो शोर शराबा रहा और इस वक्त में भी लोग इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं स्मोक से। लाहौर में जो इंडेक्स जा रहा है, आप वेरी वेल नोन कि आपको पता है इस चीज़ के हवाले से कि कहाँ क्या प्रॉब्लम जो है हो रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि इतनी स्मोक में जो अभी इन प्रोसेस हम लाहौर में भुगत रहे हैं, इस्लामाबाद का मैंने वेदर देखा है, वहाँ पर स्मोक नहीं है, वहाँ पे उस तरीके से जो है वो काफ़ी अच्छा प्लेजेंट वेदर है। फिर कराची का भी जो है वो इतना ज़्यादा स्मोक नहीं है, लेकिन लाहौर में बहुत ज़्यादा जो है वो स्मोक है और यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो क्या आप जो है वो कमेंट करते हैं? जी, मैं वो आपने वैक्सीनेशन की बात की थी, वैक्सीन में ना, जी वैक्सीन की भी मैंने बात की थी कि इसकी एलर्जी की कोई वैक्सीन है, क्योंकि इस्लामाबाद में मोस्टली पोलेंस वहाँ पे ज़्यादा हैं, लोग पोलेंस से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। तो पेशेंट को हम जब आइडेंटिफाई कराते हैं कि आप जिस चीज़ से एलर्जी उसे आप अवॉइड कर लें, दूसरे नंबर पे पेशेंट को कहते हैं कि आप वैक्सीन आप करवा लें, क्योंकि आइडेंटिफाई हो जाता है इस चीज़ से आप सेंसिटिव हैं, तो आप वैक्सीन करवा लें। अच्छा, वैक्सीन करवा लेते हैं तो पेशेंट के कई साल जो है ना यानी कि बच जाते हैं, क्योंकि जैसे पेशेंट को हम एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन दे देते हैं या स्प्रेज वगैरह दे देते हैं, स्टेरॉइड्स लोकल सिस्टम स्टेरॉइड दे देते हैं या नेबुलाइजर वगैरह दे देते हैं, या मास्ट सेल स्टेबलाइजर पेशेंट को हम दे देते हैं, या कोई इन्फेक्शन हो तो साथ में एंटीबायोटिक दे देते हैं। वैक्सीनेशन से ये हो जाता है कि पेशेंट लॉन्ग टर्म तक मेडिकेशन से बच जाता है, कई साल तक ना उनके यानी कि अच्छे गुजर जाते हैं। तो वैक्सीनेशन एक अच्छा यानी कि ना देते हैं पेशेंट को। और अभी तो फ्लू की या वैसे जो ये एलर्जी की वैक्सीन हैं यही खत्म हो जाती है मार्केट से। फ्लू वैक्सीन वो भी हम साथ में एडवाइस है, वो जिनको हर साल नज़ला जुकाम खांसी फ्लू हो जाता है तो हम कहते हैं एक शॉट आप लगवा लें, 1 साल 2 साल अच्छे गुजर जाते हैं। फिर हम कहते हैं बेशक आप 2 साल के बाद एक आप फ्लू वैक्सीन लगवा लें, उससे 2-3 साल बड़े अच्छे गुजर जाते हैं। जब भी प्रॉब्लम हो, बजाय क्या लॉन्ग टर्म ये स्टेरॉइड्स लें, मेडिकेट लें, यानी कि मास्टल स्टेबलाइजर लें, एंटीहिस्टामिन लें, इससे बेहतर आप एक वैक्सीन करवा लें। तो इससे चीज़ें तो ये आइडेंटिफाई एलर्जन से मेडिकेशन वैक्सीनेशन ये इससे अच्छा, लास्टली ये एलर्जी के बारे में कि ये ऐसे ही जैसे ब्लड प्रेशर शुगर है, उसको कंट्रोल में रखना होता है, ठीक है ना। आप ये समझे कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, नहीं, आप इसको कंट्रोल में रखना है। ठीक है। जहाँ तक आपने स्मोक की बात की, हाँ।
स्मोक भी बेसिकली आप देखें जैसे आलूदा माहौल हो जाता है आलूदगी की वजह से, उसमें भी ये जितने भी कंटेमिनेटेड पॉल्यूटेंट है, हाइड्रोकार्बन से नाइट्रिक ऑक्साइड है, घिम है, ह्यूमिडिटी है, स्टेगनेंट एयर है, ये सारी चीज़ें मिल के पॉल्यूटेंट चीज़ें बन जाती हैं जो आपकी आइज़ पे इफेक्ट होती है, आंखों से खारिश जलन सी फील हो जाती है, नाक में खारिश हो जाती है, नाक से पानी छींके हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है। वो पेशेंट जिनको चेस्ट का इन्फेक्शन पहले ही है तो उनको सीवियर कंडीशन हो जाती है, सांस फूल जाता है, बिल्कुल सही, नमूने के चांसेस हो जाते हैं। इवन ये रिकमेंडेशन है कि वो जो माओं के यानी कि ना हमल होते हैं वो उनके गिरने के चांसेस होते हैं, प्री टर्म लेबर के चांसेस होते हैं, एबॉर्शन के चांसेस हो जाते हैं। ये स्मोक इतना जो है ना सर से लेकर बॉडी तक ना उनका इफेक्ट हो जाता है। सही सही, तो इसे अवॉइड करना दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं? स्मोक तो है, बाहर आप जाएंगे, स्मोक तो है, आप क्या कैसे अवॉइड करें? हाँ, उसमें ये है कि जैसे हम कहते हैं कि घरों पे आप कार्बन यूज़ ना करें, घर में आप कोशिश करें कि आपकी नेचुरल गैस सुई गैस इस्तेमाल हो, आप इलेक्ट्रिक वो आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, कोशिश करें कि आप बाहर जाने से अवॉइड करें। अगर बिलफर्ज कोई इमरजेंसी है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूर जाना पड़ता है तो एटलीस्ट आप मास्क पहन के जाएं, दुपट्टा पहन के जाएं, अपने आप को ना कवर्ड करके जाएं। अच्छा, जाएं तो आप अच्छी तरीके से ना नाक को वुज़ू की तरह वॉश करें, आंखों को अच्छी तरीके से वॉश करें। आप इसी तरह जैसे आपने हैंड वॉश करने लाजमी, एग्जैक्टली गार्गल्स वगैरह करके जाएं आप अच्छे तरीके से। कोई इन्फेक्शन है तो यू शुड कंसल्ट योर ट्रीटिंग कंसल्टेंट, उसको दिखा के उसकी मेडिकेशन, उसके लिहाज से एहतियाती तदाबीर फिर आप मूव करें। यू शुड नॉट मूव, स्पेशली जो दमे वाले पेशेंट होते हैं, जो जिनको निमोनिया है, चेस्ट इन्फेक्शन वाले पेशेंट हैं, उसको तो हम सख्ती से मना करते हैं कि दे शुड नॉट मूव देयर। अच्छा, एक और ख़ास बात जो मैं यहाँ पर अपने भी जो है वाले से कहना चाहूँगी कि आप लोग क्या करते हैं कि जैसे सर्दियाँ आती हैं, गर्म कपड़े निकालते हैं, वो कपड़े बेशक आपने धो के रखे होते हैं, जो भी है वो वार्म जो है वो कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, वो अक्सर धूप लगाए बगैर भी जो है वो धो के पहन लिए जाते हैं। धो के, मैंने जो है वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि धो के पहन लिए जाते हैं, लेकिन धूप नहीं लगवाई जाती। अगर वो कपड़े जो आपने बंद पड़े हैं टेचियों में, पेटी में, जहाँ पे भी वटेवर आपने जो वो रखे हुए हैं जिस पे पैक करके या किसी बॉक्स वगैरह में, आप जब उसको खोलते हैं और उसको धो के वैसे ही जो है वो आप पहन लेते हैं तो उससे भी आपके बॉडी पर एलर्जी हो जाती है, क्योंकि आपने उसको धूप नहीं लगवाई, क्योंकि आपने उसको गर्म पानी में नहीं धोया और क्योंकि आपने उसको अच्छे ताज़ा ज़्यादा सारे सरफ में नहीं धोया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ा मैटर करती हैं। बट डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमेशा हम लोग जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं हर चीज़ में ना, कि जल्दी हो जाए, बस ठीक है सर्दियाँ आ गई हैं तो अब सर्दियों में कल ही सारे सर्दियों के कपड़े धुल जाएं, परसों भी ना हो। तो ये तो गलत बात है। थोड़े थोड़े करके आप 2-3 दिन में जो है वो ये चीज़, लेकिन वार्म वाटर से, गर्म पानी से धोएं और फिर इसको धूप लगा के फिर धोएं। धूप पहले लगानी है, बाद में धोना है, फिर धूप में ही डालने हैं। इससे आपके वो कपड़े आपके जिस्म पे एलर्जी नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, आप इसको जो है वो बता दीजिए कि क्या ये मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल आपने ठीक कहा, आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज है कि सर हम जब भी ना पुराने कपड़े लेके हम इस्तेमाल कर लेते हैं या पुराने कपड़े हमें जैसे निकाले थे तो सारे घर के जो अफराद हैं वो इफेक्टेड हो गए, छींके लग जाती हैं, सबको छींके, हाँ। सबको नज़ला, जुकाम, खांसी, सबके गले बचे हुए सारे आपको तो क्या हुआ अंदर जाते हैं। बुनियादी तौर पे वहाँ पे जो हाउस डस्ट माइट्स थे उन्होंने केमिकल्स रिलीज किए हुए थे, वो आपने विदाउट, जैसे आपने कहा यानी कि इतने मज़े के लोग हैं हमारे, क्या करते हैं वो सारे कपड़े उठा के ना कमरे में ले आएंगे और वो कमरे में झाड़ रहे होंगे कपड़ों को। ऑलरेडी सारे वो डर्ट्स जो है वो आपके कमरे की चीज़ों पे, आपके बेड पे, आपकी इधर उधर सब जगह आपके टॉवल्स पे चिमट जाएंगे। और वो तो आपने कपड़े अब धो लिए, लेकिन वो डर्ट्स जो आपने वहाँ पे कपड़े झाड़ने पे सारे कमरे में फैला दिए, उसका क्या? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म जैसे ही एलर्जन से हाउस डस्ट माइट्स के थ्रू पे चले जाते हैं तो इसको कहते हैं कि प्रॉपर अगर ट्रीट ना किया, मुसलसल पेशेंट वैसे ही एलर्जी के हैं, ऊपर से सर्दी में आपने कपड़े लिए और ये साथ में इफेक्टेड हो गया, तो चांसेस होते हैं कि इनको क्रॉनिक साइनोसाइटिस ना हो। मुसलसल जैसे हम दायमी नज़ला ज़ुकाम कहते हैं उसके चांसेस ना हो। मुसलसल नाक की हड्डी के
नाक की झिल्ली पे म्यूकस मेम्ब्रेन में इफेक्ट होगा, हो सकता है कि इसको मुसलसल करने की वजह से नाक में गुदगुदी ना बन जाए। मुसलसल कीड़ा गिरने की वजह से एलर्जिक अस्थमा के चांसेस होते हैं। मुसलसल कीड़ा गिरने की वजह से कान और गले के दरमियान ट्यूब वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कानों में समात का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, कानों में टक की आवाज़ें आ जाती हैं, इवन बाज़ औक़ात कान में रेशा आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों कि टाइमली आपने अवॉइड नहीं किया था, टाइमली उसको ट्रीट नहीं किया था। अब वो मुसलसल ये एलर्जेंट बॉडी में जाके आपकी नाक बंद, आपके साइनस के, आपके गले के इन्फेक्शन, आपको यानी कि अस्थमा वाले प्रॉब्लम, कानों के प्रॉब्लम, तो आइडेंटिफाई कि आपको अगर कपड़ों से हुआ है तो आप ये सारा मुसलसल सर्दियों में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इट्स डेंजरस फॉर यू। इस वजह से सर्दियों में स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि देखिए अभी सर्दियाँ, जैसे अभी दिसंबर, इट्स फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड ये चीज़ स्टार्ट होने लगी, तो हम पहले से हम कहते हैं कि जी आप एहतियाती तदाबीर अभी से शुरू करें। छोटे बच्चे हैं, का स्टार्ट है, बिल्कुल सही छोटे बच्चे हैं, वो सर कवर किया करें, चेस्ट उसकी कवर्ड हो, पाँव उसकी अच्छी तरीके से कवर्ड हो। आप कोशिश करें कि चाय लें, कॉफ़ी लें, सूप लें, गरम गरम चीज़ें आपके इस्तेमाल हो। अच्छा, कोशिश करें कि इकट्ठे ना सोएं। इकट्ठे सोने से भी ना एक को थोड़ा सा फ्लू हो जाता है, फिर इकट्ठे हम आपस में रहते हैं, एक को इन्फेक्शन हो गया, दूसरे को तीसरे। इसमें छोटे बच्चों को हम कहते हैं उनका थोड़ा सा इम्यून सिस्टम बड़ा हो। सर्दियाँ हैं तो बच्चे ना अंडे वगैरह लें, प्रोटीन डाइट ज़्यादा इस्तेमाल करें, गरम गरम दूध ले लें, दलिया वगैरह ले लें, इससे इम्यून सिस्टम काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये जितनी भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, वायरल, बैक्टीरियल, एलर्जन, ये काफ़ी सर्दियों में मोहतात हो जाता है बंदा, काफी इनसे बच अच्छा जाता डॉक्टर साहब, ये हमने एलर्जी की बात कर ली, हमने खराटों की भी बात कर ली। अब दो बहुत स्वेयर किस्म के वायरसेस, जिसमें एक तो डेंगू मच्छर है और एक जो ये वायरस जो नया वायरस आ गया, इसका पता नहीं अब क्या नाम है, कोई डेल्टा वायरस है, कोई कोको वायरस है, कोई कौन से वायरसेस हैं और ये कहाँ से आ गए हैं। वबाओं का दौर जो है वो ये शुरू हो गया है और ये किस तरह आ रहे हैं, क्या ये जो इतनी पोल्यूशन हो चुकी है, ये यहाँ से वायरस जो है वो सब पल रहे हैं और फिर ये जो है वो सारे जहान में फैल रहे, क्या हो रहा है ये? आपने क्या, उस पर तो रिसर्च हो रही है, पूरी दुनिया इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहेंगे? ये जो रिसेंटली जो ऑल ओवर पाकिस्तान के अलावा एक्स पाकिस्तान मुख्तलिफ दूसरे कंट्रीज़ में स्टार्ट हो चुका हुआ है, जिसमें मोस्टली देखा गया है कि इसमें आप PCR भी करवाते हैं तो वो नेगेटिव आ जाती है, क्योंकि दिस वायरस डजंट ग्रो ऑन योर नाक, साइनसेस, वहाँ पे नहीं है, वो डायरेक्टली इट इफेक्ट योर लंग्स। ये नहीं कि जी कोरोना की वजह से पेशेंट को बुखार हो गया था, 103 104 बुखार था, अच्छा वो 4-5 दिन से बुखार सेटल नहीं हो रहा, अच्छा कुछ दिनों के बाद पेशेंट को खुशबू बदबू महसूस नहीं होती, अच्छा जायका उसका खत्म हो गया हुआ है, फिर ऐसे उसको ना सांस फूलने लगता है, ठीक है। तो ये सारे कोरोना की था। मगर ये जो वायरस आया हुआ है, इसमें जो हमारी 3rd वेव 4th वेव उसको भी आगे पीछे कर दिया हुआ है। इट डायरेक्टली इफेक्ट योर लंग्स, ये डायरेक्टली जाके लंग्स को इफेक्ट करते हैं और पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होते। पेशेंट को ना बुखार होता है, ना खुशबू बदबू महसूस हो जाती है, ना उसको सांस फूलने लगता है। जब इसने काफ़ी हद तक लंग्स को डैमेज किया होता है, फिर पेशेंट को जाके आप PCR कराते हैं, वो नेगेटिव आ जाती है। आप एक्सरे टेस्ट करते हैं, आप उसको जब CT स्कैन कराते हैं, वो देखते हैं कि जी इसका तो लंग्स उड़ा हुआ है, इसको तो लंग्स पे काफ़ी इसने इफेक्ट किया हुआ है और पेशेंट ये कैसे वायरसेस है जो इंसान को अंदर से खोखला कर रहे हैं, अंदर से खा रहे हैं। ये एक होते हैं ना वो जो आप एक गम खाता है बंदा, जो कहते हैं कि मुझे गम अंदर ही अंदर खा रहा है। अब वायरसेस ऐसे आ गए हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपके अंदर कन्वर्ट हो जाए तो आपके लंग्स फारेग, आपका स्टमक जो है वो फ्री कर देते हैं, आपको बिल्कुल सांस लेने के काबिल नहीं छोड़ते। इस तरह के जो है ये ख़तरनाक किस्म के, कोरोना से ही पहले जो है वो दुनिया लड़ रही थी, अब फिर जो है वो डेंगू ने भी पाकिस्तान में जो है वो सर उठाया और डेंगू फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑन हो गया। फिर इस पर भी अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ तो एक नया वायरस जो है वो आ गया, जिसका PCR भी कराओ तो पता नहीं चलता कि भाई क्या डायग्नोसिस है क्या नहीं है, और जब तक ये पता चलता है तब तक लंग्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री हो चुका होता है या हो चुके होते हैं। तो डॉक्टर साहब इसका फिर ये क्या सिम्टम्स क्या होते हैं इसके और किस तरह पता चलेगा? असल में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है वो बीमारियां होती जा रही हैं। न्यू वेरिएंट है इस वक्त, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, बरतानिया, जर्मन, वहाँ पे रिसर्च चल रही है, ठीक है। उसकी म्यूटेशन पे क्या क्या चीज़ें आई हैं, किस चीज़ पर रिसर्च करें? अभी तो कोविड पे रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो डेंगू का ही जो है वो हल नहीं, जो दुनिया ने निकाला, लोगों ने निकाला, ये एक और वायरस आ गया।
एग्जैक्टली उसमें देखिए एहतियाती तदाबीर आपके लिए वही हैं जो आपके लिए कोरोना के लिए है, यानी कि इसी जैसे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं कोरोना के लिहाज से, तो हमारे स्कूल खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, शॉपिंग मॉल खुल गए, मगर एहतियाती तदाबीर आप देखिए अभी भी निगलेक्टेड हैं। बिल्कुल आप जहाँ पे भी चले जाएंगे लोगों ने वही मास्क इस्तेमाल नहीं करना, हैंड वॉश प्रॉपर नहीं करना, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करना, डिस्टेंस का फॉलो नहीं करना, अल्टीमेटली क्या होगा कि दे विल बी प्रोन टू इन्फेक्टेड और इट कैन लीड टू दी डिजास्टर कंडीशन। ये ऐसा ही जैसे एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया हुआ है, कैजुअलिटी, हालांकि कोरोना टिल इट सर्वाइव अभी भी है, अभी भी हमारे यानी कि मेयो हॉस्पिटल में, जन हॉस्पिटल में, सर्विस हॉस्पिटल में, चिल्ड्रन में आप वार्ड के वार्ड भरे पड़े हुए हैं, आईसीयू के आईसीयू भरे पड़े हुए हैं, चीज़ें इट्स हैपनिंग। अगर हम इस पे भी यानी कि प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हम करेंगे कई हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ तक आपने डेंगू का कहा, डेंगू में देखिए अभी भी आप सिंपल सा काम होता है कि जब आप सीबीसी करवा लें, ऐसे पेशेंट जिनको आंखों के पीछे दर्द रहता है, सर में शदीद किस्म का दर्द रहता है, इसमें मोस्ट कॉमन जो है ना बोन ब्रेकिंग पेन होता है। हड्डियाँ ऐसे ही जैसे खुदा न खासा हड्डी में ना कोई कैंसर लग गया हुआ है, हड्डियाँ पिघलने लगती हैं, हड्डियों में शदीद किस्म का पेन आपका ना स्टार्ट हो जाता है। बाद पेशेंट को दिल मतली, वोमिटिंग वगैरह भी हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि डेली बिहाफ पे ना आप उसको सीबीसी करवाते हैं कि 1.5 लाख से जो 4 लाख 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स हैं उसको आप मॉनिटरिंग करें, उसको आप करते हैं। जैसे जैसे जो फॉल करते जा रहे हैं तो इट मीन्स कि डिप्लीशन फेज में है। अच्छा, वंस प्लेटलेट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं इट मीन्स ये रिकवरी फेज में है। मगर पेशेंट को खास ये रखा जाता है कि इसका पेशेंट का जो हेमेटोक्रिट है वो बढ़ना नहीं चाहिए। हेमेटोक्रिट बढ़ रहा है इसका मतलब पेशेंट का ना बीपी ड्रॉप हो रहा है। बीपी ड्रॉप हो रहा है ये अलार्मिंग साइन होती है। उसमें पेशेंट को सिंपल सी कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी थी, कोई एस्पिरिन टेबलेट वगैरह, कोई भी ब्रूफेन टेबलेट, इस तरह कोई लोपेरिन वगैरह मेडिसिन नहीं देनी होती। इससे मजीद प्लेटलेट्स ड्रॉप के चांसेस होते हैं। सिंपल पेनाडाल देते हैं, साथ में कोल्ड स्पंजिंग कराते हैं। डाइट का खास ख्याल रखा जाता है कि आप फल लें, आप फ्रूट्स लें, आप फ्रेश जूसेस लें, आप पानी वगैरह ले लें, आप बेड रेस्ट वगैरह करें। ठीक है, बीपी आपका बीपी मॉनिटर हो, उसमें 99% चांसेस होती हैं चीज़ें कवर हो जाती हैं। मगर खुदा ना खास्ता नाक से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई है या मुंह से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई है, या खुदा ना खास्ता वोमिटिंग ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई, या पोटी के साथ ब्लड आई हुई, थोड़ी सी भी चीज़ें हैं या एटलीस्ट 50,000 से प्लेटलेट्स कम है तो यू शुड कंसल्ट योर ट्रीटिंग फिजिशियन। आप कंसल्ट कर लें एंड यू शुड बी मैनेज प्रिकॉशंसली एंड यू शुड बी मैनेज। ये खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी मेगा जो हैं यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है वो ट्रांसफ्यूजन हो सकते हैं। किसी वक्त भी आपको इंटेक है ही नहीं, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, पेट में मुसलसल दर्द है, तो आपको इन एडिशन आईवी लाइन लगा के आपको साथ में फ्लूइड्स दी जाएगी कि बीपी साथ में पेशेंट का ना मैनेज होना चाहिए, फीवर उसका मैनेज होना चाहिए, डाइट का चीज़ें रखी जाती हैं। तो इससे काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में हो जाती हैं। एहतियाती तदाबीर के लिहाज से तो जैसे घर में अक्सर कहा जाता है कि पानी इकट्ठे ना हो, क्योंकि ये वाहिद यानी कि वायरस है यानी कि जो फैलता है एनोफिलिस मॉस्किटो के तौर पे, और ये फ्रेश पानी पे होता है, यानी कि खास किस्म का जो फ्रेश पानी साफ पानी पे होता है। तो घर पे साफ पानी कहीं पे भी ना कलेक्टेड ना हो, चाहे फ्रिज के नीचे हो, चाहे वो किचन में हो, चाहे वो मशीन के पास हो, चाहे घरों में कहीं पे भी हो, चाहे एयर कूलर पे हो, वहाँ पे ना हो, क्योंकि इसमें डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमने आज बड़ा तफसीलन प्रोग्राम अपने नाजरीन के लिए किया जिसमें आपने बड़ा तफसीलन जो है वो लोगों को गाइडलाइन दी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने बड़े ही अच्छे अंदाज से लोगों को एलर्जी के हवाले से, खराटों के हवाले से, ख़ास तौर पे स्लीप एपीनिया सिंड्रोम जो खराटे बीमारी उस हवाले से बात की। फिर हमने जो है वो डेंगू के हवाले से, वायरसेस के हवाले से बात की, एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात की। लेकिन सिर्फ बात करने से मसलों का हल नहीं निकलता जब तक अमल ना किया जाए। आज अगर हम और पूरी दुनिया इन वायरसेस का शिकार हैं तो आज से 1400 साल पहले इसकी तस्दीक जो है वो मौजूद है। अगर सफाई निस्फ ईमान ना होता तो शायद हमारे पास ये बात
ऑथेंटिक ना होती। इसीलिए कहते हैं कि सफाई का ख़ास ख्याल रखिए, अपनी हिफाजत कीजिए, क्योंकि हर चीज़ सिर्फ दुआ करने से नहीं मिल जाती, दवा भी ज़रूरी है दुआ के साथ। तो इसलिए कोशिश करें, कोशिश करते रहें, अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिए, और अगर सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है तो लाजमी इसको यकीनी बनाइए। इसी से आप बीमारियों से, वायरस से दूर रह सकते हैं। बाकी अल्लाह के हवाले अपने आप को भी कीजिए और अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखिए। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।